Hello students, welcome back to my channel, and today we are going to continue our chapter Units and Measurement. In chapter Units and Measurement we have discussed about two supplementary units, namely radian and steradian. तो ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की. अगर मैं जनरली प्लेन एंगल की बात करूं तो एक प्लेन एंगल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको नॉर्मली आप एंगल बोलते हैं और जिसका मेजरमेंट आप डिग्री में करते थे अब तक. लेकिन अब अगर हम बात करें यूनिट की तो इसकी यूनिट हो चुकी है रेडियन एसआई सिस्टम में. तो क्या जरूरत पड़ी हमें इसको डिग्री से इस यूनिट में कन्वर्ट करने की? देखिए, जो डिग्री यूनिट है वो मेजरमेंट के लिए ठीक है. अगर हमें एंगल का मेजरमेंट करना है तो ठीक है, सिंपली मेजर करके हमने बता दिया. लेकिन जब हम इसको और फिजिकल यूनिट्स के साथ यूज करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कन्वीनियंट नहीं होता, एक्चुअल हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. तो इसके लिए एक यूनिट बनाई गई रेडियन. अब ये रेडियन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं. रेडियन की अगर मैं बात करूं, एक यूनिट है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. अगर आप ले हमारे पास कोई आर्क है, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि सर्कल का सेंटर है जिस सर्कल की आर्क है, तो मैं दोनों साइड्स को मिला देता हूं. ठीक है, तो हमारे पास एक एंगल बन रहा है. सपोज करो ये एंगल हमारे पास थीटा है और ये हमारी आर्क की लेंथ है और ये हमें पता है ये रेडियस है. तो जो ये एंगल इन रेडियन है थीटा इन रेडियन, so this will be ratio of arc to the radius. Arc upon radius is angle in radian. So in radian angle just is a ratio of length of arc to the radius of the circle. जो भी आर्क एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, उस आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. सिंपली रेडियन में आपको एंगल मिल जाएगा. तो अगर मैं बात करूं एक सर्कल की, सपोज करो हम कंप्लीट सर्कल ले लेते हैं जिसकी रेडियस आर है. तो अगर मैं उसका एंगल निकालूं थीटा, कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंप्लीट सर्कल थीटा निकाल रहा हूं मैं, उसका कितना बनाएगा कंप्लीट सर्कल? देखिए हमें पता है 360 डिग्री बनाता है जनरली. अगर हम बात करें डिग्रीज में तो 360 होता है. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रेडियन की, तो रेडियन में कितना होगा? तो आर्क कंप्लीट जो सर्कल है वो कितना आर्क बनाएगा, कितनी लेंथ होगी आर्क की? हमें पता है वो सर्कमफ्रेंस होगी, जिसको बोलते हैं 2 पाई आर. और रेडियस हमें पता है आर डी है, हमने तो आर से आर गया तो क्या आ गया 2 पाई. और कितना होता है 360 डिग्री. तो ये हमने कन्वर्जन कर लिया डिग्री का रेडियन में. 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई. तो यहां से आप ये भी बता सकते हैं कि 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360. ठीक है, अगर आपको कोई भी थीटा डिग्री एंगल निकालना है तो कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360 इंटू थीटा रेडियन. तो ये कन्वर्जन है डिग्री का रेडियन. तो हम ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं इसका. आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अब अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट सर्कल. ठीक है, अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं तो सेमी सर्कल में यहाँ पे क्या आएगा? एंगल पाई. अगर बात करें 180 डिग्री होता है, हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई हो गया. तो पाई इक्विवेलेंट होता है 180 डिग्री के. सिमिलरली 90 की अगर मैं बात करूं, इसका हाफ हो गया तो पाई बाय 2. ऐसे आप कर सकते हैं 45 पाई बाय 4, 60, जो भी आप चाहें. इस कन्वर्जन से, कंपेरिजन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ये तो बात हो गई प्लेन एंगल की. अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल दरअसल 3D एक एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल है. अगर सर्कल की बात करें तो वो 2 डायमेंशनल हो गया, लेकिन अगर स्फीयर की बात करें तो वो 3 डायमेंशनल है. तो अगर आप एक स्फीयर लेते हैं और उसका कोई सरफेस का एरिया ले लें, तो वो जो एरिया है वो एक आर्क जैसा एक एरिया बनेगा 3 डायमेंशनल. वो जो एंगल सबटेंड करेगा उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल. तो सॉलिड एंगल है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोण की बात करें तो कोण जो एंगल बना रहा है वो एक सॉलिड एंगल है. अब अगर आप कोण को एक स्फीयर का पार्ट माने तो उसका जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है उसका रेशियो अगर आप निकाल दें टू द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल टू रेडियल डिस्टेंस, जो भी आप बात करें स्फीयर की, उसके रेडियस की जो एडजेसेंट साइड का स्क्वायर है उसके एरिया से अगर आप डिवाइड कर दें सरफेस एरिया ऑफ आर्क को,
तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल मैं कह रहा हूं अगर आप कोई भी एंगल निकालें तो उसका सरफेस एरिया और रेशो होगा एक ऐसे स्क्वायर के एरिया से जिसकी जो साइड्स हैं वो रेडियस के इक्वल है। जिस भी स्क्वायर के आप सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो रेडियस का स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं स्फेयर, कंप्लीट स्फेयर है वो कितना सॉलिड एंगल बनाता है? सॉलिड मतलब पूरा कंप्लीट 3 डायमेंशनल एंगल। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर और रेडियस आर है तो आर का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 पाई। तो ये हो गया है हमारे पास सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन में स्फेयर का पूरा एंगल 4 पाई। अब अगर हम बात करें हेमिस्फेयर की तो हेमिस्फेयर के लिए बाई 2 हो जाएगा मीन्स 2 पाई। तो ये सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल। लेकिन हमारे जो ज्यादा यूजफुल है वो प्लेन एंगल है रेडियन। रेडियन का काफी ज्यादा यूज होने वाला है 11th में भी और 12th में भी। तो रेडियन आप कन्वर्जन समझ चुके हैं कि बस ध्यान रखिए 2 पाई इक्वल टू 360 के इक्विवेलेंट है, 360 डिग्री के। बाकी कन्वर्जन अपने आप आसान हो जाता है, पाई 180 हो जाएगा, पाई बाय 2 90 हो जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे आप कर सकते हैं, कोई भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये तो बात थी हमने यूनिट्स पढ़ी रेडियन और स्टीरेडियन की। अब वापस से अपने एसआई सिस्टम पे आते हैं। एसआई सिस्टम के बारे में कुछ और ज़्यादा पढ़ेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, क्यों ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी सिस्टम कम यूज़ होते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसका कारण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण है, बताऊंगा एडवांटेजेस क्या है। उससे पहले एक टर्म समझ लेते हैं, कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम, व्हाट इज अ कोहेरेंट सिस्टम? देखिए, it is a set of fundamental units through which all the derived units can be simply obtained by simple division or multiplication of fundamental units। तो इसमें क्या होता है, सिंपली अगर आपको फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड यूनिट्स बनानी है तो सिंपली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट से आप ये काम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं ऐड करना है उसमें। सिंपली जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन्हीं से आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारी कोई एक नई यूनिट ले लीजिए थोड़ी, जैसे हम बात करते हैं फोर्स की, F इक्वल टू एम ही ले लेते हैं, सिंपल है काफी। अब फोर्स की यूनिट हमें पता है न्यूटन है, तो न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन है। सपोज करो 1 न्यूटन ले लेते हैं, जनरली न्यूटन की बात कर लेते हैं। मास की क्या है केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन कितना हो गया 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपने कोई न्यूमेरिकल फैक्टर ऐड किया है इसमें? नहीं, हमने कोई न्यूमेरिकल फैक्टर ऐड नहीं किया, सिंपली मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड है, ये डिवाइड किया नीचे। तो इस तरह से आपने ऑब्टेन कर लिया है डेराइव्ड यूनिट्स को। तो इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं, सिंपली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ये काम हो जाता है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम। तो ये कोहेरेंट सिस्टम आप टर्म समझ चुके हैं कि क्या है। सिंपली कोई भी डेराइव्ड यूनिट्स ऑब्टेन की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, सिंपली मल्टीप्लाइंग और एडिंग द फंडामेंटल यूनिट्स एंड विदाउट एडिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं, क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों सबसे ज्यादा यूज होता है हर जगह। तो इसके एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला तो ये कोहेरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोहेरेंट है। इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम कि आप सिंपली ऑब्टेन कर सकते हैं ओनली बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवीजन। और सब जो सिस्टम हमने पढ़े वो ऐसे नहीं है, उनमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से नहीं कर सकते हैं आपको न्यूमेरिकल फैक्टर भी ऐड करने पड़ते हैं कुछ जगह, तो वो कोहेरेंट नहीं है। तो ऐसा ही का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोहेरेंट है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ सेट ऑफ यूनिट्स याद रखने पड़ते हैं और बाकी सारी यूनिट आप डेराइव कर सकते हैं। ये हम काम करेंगे भी, क्योंकि देखिए इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो सबकी यूनिट्स याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स याद करते हैं, अगर जरूरत पड़ी काफी डेराइव्ड यूनिट्स की आगे निकालने की तो उनके हेल्प से बाकी सबको
निकाल सकते हैं। ये हम सिखाएंगे भी आपको कैसे करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ये सब चीज़। तो सबसे पहली बात, इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम। सेकेंड अगर मैं बात करूं, रैशनल, इट इज अ रैशनल सिस्टम। रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल के अंदर हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए इसमें एक ही यूनिट है। कोई जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए अलग अलग यूनिट नहीं है। अगर हम बात करें ऐसे कोई एनर्जी ले लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी की इसमें सिर्फ एक यूनिट है जूल, और कोई यूनिट नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें और सिस्टम की, तो उसमें जैसे हो सकता है कि एनर्जी काफी टाइप्स की होती है, तो टाइप्स के रेस्पेक्ट में अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं। जैसे अगर हम एमकेएस की बात करें, तो एमकेएस की मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट तो है जूल, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो वो है वोट आवर, वोट आवर में वो मेजर होता है। हीट एनर्जी की बात करें तो कैलोरी। तो एक ही सिस्टम में एक ही तरह की क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट है, तो वो रैशनल नहीं है। यहाँ पे रैशनलिटी का मतलब है कि एक सिस्टम, उसमें एक क्वांटिटी की एक ही तरह की यूनिट है, एनर्जी है तो सब तरह की एनर्जी जूल में मेजर होगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। फोर्स किसी भी तरह का हो तो न्यूटन में हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें काफी कम हो गई। तीसरी बात, इट इज अ मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक क्या है? इसमें आप सिंपली कन्वर्जन जो कर सकते हैं हायर पावर की, हायर अमाउंट ऑफ फिजिकल यूनिट्स की, वो सिंपली 10 के मल्टीप्लायर में बात कर सकते हैं, 10 की पावर्स के बारे में बात कर सकते हैं। जो मल्टीपल्स हो सकते हैं यूनिट्स के, सब मल्टीपल्स हो सकते हैं, उनको सिंपली 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा फायदा है ऐसा यूनिट का। और आगे हम पढ़ेंगे भी कि क्या क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं हायर जो वैल्यूज हैं, बहुत लोअर वैल्यूज है उनके लिए। कोई भी आपने बात करी मीटर है, मीटर को हम कितने लोअर लेवल तक लेके जा सकते हैं, कितने हायर लेवल तक लेके जा सकते हैं, इन सबको हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए आसान होता है मैट्रिक में समझना। और एक ऐसा ही सिस्टम मैट्रिक सिस्टम है। दूसरा, फोर्थ अगर हम बात करें, इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि इसमें आपको ग्रेविटेशनल जो हम चीजें ऐड करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी, इसकी वैल्यू आपको पता भी होगा, 10 भी यूज करते हैं, 9.81 भी है, तो ये तो बात दूसरी है। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इसमें यूज नहीं होता है, सिंपली अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। तो विदाउट जी आप इसको पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट है। इसमें भी काफी आसान रहता है काम करना, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, कोई एक फैक्टर इतना बड़ा नहीं आता कि जी से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल यूनिटी के रेस्पेक्ट में आप सब चीजें डिफाइन कर सकते हैं, वन के हर चीज को वन लेके आप सब चीजें डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है फाइनली, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है ये, पूरे जो वर्ल्ड है उसमें ये सिस्टम एक्सेप्टेड है, हर एक कंट्री ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि इसकी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको प्रोवाइड करना, उनको एक्सेस करना इजी होता है काफी कंपैरेटिव टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो इसलिए ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। और जब सब जगह यही सिस्टम चलता है तो काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि सबके लिए चीजें सेम है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं एसआई सिस्टम की। अब इस एसआई सिस्टम के लिखने की कुछ गाइडलाइंस भी है। गाइडलाइंस मतलब क्या है कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि दो चीजें होती हैं। अगर हम कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू, तो दो चीजें, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू तो मेजरमेंट का है, मेजरमेंट हम सीखेंगे कैसे करते हैं किसी क्वांटिटी का, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो ये यूनिट हमें लिखनी है। अभी यूनिट है क्या है? ये कोई नाम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है। तो इस लेटर को लिखने की क्या क्या गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, हम समझ लेते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें गाइडलाइंस फॉर एसआई सिस्टम, जो भी आप सिंबल यूज करेंगे वो स्मॉल लेटर में होगा। कोई भी सिंबल जो है आप कैपिटल लेटर में यूज नहीं कर रहे हैं, सब सिंबल के लिए आप स्मॉल लेटर यूज करते हैं। कुछ स्पेशल केस भी है जिसमें आप कैपिटल लेटर यूज करते हैं, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं। जैसे लेंथ के लिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड,
तो ये सब चीज़ें अगर हमने पढ़ी हैं तो स्मॉल में ही पढ़ी हैं, ये सब चीज़ें हम स्मॉल में पढ़ रहे हैं। तो कैपिटल लेटर भी तो हम कुछ जगह यूज़ करते हैं, तो कब करते हैं ये बात करते हैं अभी। लेकिन उससे पहले हम पहली गाइडलाइन क्या है, सिंबल आर इन स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर में सिंबल होंगे। सेकंड, देयर मस्ट बी नो फुल स्टॉप आफ्टर यूनिट्स। जैसे हम कोई यूनिट लिख रहे हैं, मैंने लिख दिया है 5 सेकेंड, तो इसके बाद हम फुल स्टॉप नहीं यूज करेंगे, चाहे सेंटेंस खत्म भी हो रहा हो यहाँ पे। तो जहां पे यूनिट आ गई वहां पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा। थर्ड, स्टार्टिंग लेटर ऑफ सिंबल will be capital if the unit is named after scientist। अगर आपने किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट का नाम दिया है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आप कैपिटल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई आप कैपिटल लेटर यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें न्यूटन की, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो मैंने कह दिया 10 न्यूटन, तो ये फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। अगर इसके बाद आप कुछ यूनिट्स ऐसे हो सकती हैं जिनमें आगे और भी लेटर्स आपने ऐड किए हों, तो वहां पे आप क्या करेंगे, पहला लेटर कैपिटल बनाएंगे, उसके बाद वाला स्मॉल ही बनाएंगे। तो जब आप सिंबल यूज कर रहे हैं, सिंबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, साइंटिस्ट के नाम पे आपने यूनिट का नाम दिया है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे सिंबल्स के लिए, पूरा नाम लिखेंगे तब नहीं बताएंगे। तो अगर हम फोर्थ की बात करें, अगर हम पूरा नाम लिख रहे हैं यूनिट का, किसी साइंटिस्ट के नाम पे पूरा नाम लिख रहे हैं, तो सारे लेटर स्मॉल होंगे। जैसे हम बात करें 10 न्यूटन है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, पूरा नाम लिखूं न्यूटन का, तो यूनिट के टाइम पे फर्स्ट लेटर भी स्मॉल ही रहेगा, चाहे साइंटिस्ट के नाम पे ही है। जनरली हम जानते हैं जब भी किसी का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन ऐसा यूनिट सिस्टम में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब आप पूरा नाम लिख रहे हैं किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो भी स्मॉल रहेगा। कैपिटल सिर्फ कब होता है, जब आप सिंबल यूज करते हैं, जैसे न्यूटन का सिंबल ही है, और अगर पूरा नाम लिखोगे आप तो सब स्मॉल में रहेगा। एंड अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, फिफ्थ क्या होता है यहाँ पे हमारे पास गाइडलाइंस में, कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं रहेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वहां पर 10 एक क्या है, प्लूरल फॉर्म है, लेकिन हमने उसको न्यूटन्स नहीं लिखा, 10 न्यूटन्स के 1 न्यूटन और 10 न्यूटन्स नहीं, 10 भी न्यूटन है और 1 भी न्यूटन है, तो प्लूरल फॉर्म नहीं रहती है एसआई सिस्टम में। तो एक कुछ गाइडलाइंस है। वैसे तो जनरली आप समझ गए कि स्मॉल लेटर यूज करना है, कैपिटल कहाँ पे यूज करना है, जब आप सिंबल यूज करना है किसी साइंटिस्ट के नाम पे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया न्यूटन, ऐसे बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, केल्विन, एम्पियर, इन सब के लिए ये यूज होता है। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी एसआई सिस्टम की। अब हमने बात की थी कि एसआई एक मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम है मतलब आप जो यूनिट्स हैं उनके मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स को 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 10 की पावर्स में हम जो ये बिगर अमाउंट है या काफी ज्यादा स्मॉलर अमाउंट होता है, उनको 10 की पावर्स में क्या लिखें, क्या एब्रिविएशंस यूज होते हैं, क्या प्रीफिक्स यूज होते हैं उसके लिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ प्रीफिक्स के लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस 10 मल्टीप्लायर के लिए क्या प्रीफिक्स आपको यूज करना है। When the magnitudes of physical quantities are very large or very small, then it is convenient to convert them into multipliers of tens or submultiples of tens or SI units. तो हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्या क्या हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, यूनिट्स SI यूनिट से पहले क्या बोलते हैं, क्या उसका नाम है, ये प्रीफिक्स है, उनके सिंबल है। इधर मैंने 10 की हायर पावर्स को रखा है और इधर मैंने लोअर पावर्स को रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, जब 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है SI यूनिट में, तो उसको बोलते हैं डेका और उसका सिंबल है DA। 10 की पावर 2 हेक्टो, सिंबल स्मॉल h। 10 की पावर 3 किलो, सिंबल स्मॉल k। ये नॉर्मली आप यूज भी करते हैं किलोमीटर, किलोग्राम, तो मींस किलोमीटर मींस 10⁻³ मीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली इस फैक्टर से। तो किलोमीटर मींस 10⁻³ मीटर यानी कि 1000 मीटर। सिमिलरली मेगा 10⁻⁶ इज
मेगा कैपिटल एम, 10⁻⁹ इज ई का कैपिटल जी। नॉर्मली आप यूज करते हैं डेटा में एम बी मेगाबाइट, यानी कि 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गीगा जीबी। सिमिलरली टेरा फॉर 10⁻12 कैपिटल टी, पेटा 10⁻15 कैपिटल पी, 10⁻18 एक्सा कैपिटल ई। तो ये हायर पावर्स हैं 10 की। और अगर मैं लोअर पावर्स की बात करूं तो इधर आ गया डेसी, यानी कि स्मॉल डी, डेसी 10⁻⁻1 स्मॉल डी, सेंटी 10⁻⁻2 सी, सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर मल्टीप्लायर है, मिली 10⁻⁻3 मिलीमीटर 10⁻⁻3, माइक्रो, माइक्रो का सिंबल ये म्यू बोलते हैं इसको, यू में थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, ग्रीक लेटर है, 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम चार्ज है, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नैनो 10⁻⁻9 स्मॉल एन, पीको 10⁻⁻12 ये स्मॉल पी हो जाएगा, फेम्टो 10⁻⁻15 बहुत नीचे लेवल तक जा चुके हैं, स्मॉल एफ, और 10⁻⁻18 एट्टो स्मॉल ए। तो ये इधर हायर पावर्स हैं, इधर लोअर पावर्स हैं। तो ये प्रीफिक्स काफी यूज होने वाले हैं आने वाले टाइम में, 11th में भी 12th में भी, तो इनको अच्छे से समझ लीजिए। ये लगभग सभी याद करना आपके लिए जरूरी है। नॉर्मली जो यहाँ पे आपकी रेंज है मेगा तक तो आपको कम्प्लीटली याद हो, उसके बाद भी थोड़ी बहुत याद हो, और ये वाली तो पूरी याद करनी पड़ती, क्योंकि जब हम लोअर लेवल पे जाते हैं, एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, तो ये भी काम आती हैं। तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है। इसके लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी बुक्स में भी इजीली अवेलेबल है, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, कोई भी बुक आप देख लीजिए। तो ये ऐसा यूनिट्स के साथ प्रीफिक्स यूज होते हैं जब हमारे पास पावर्स में हमें रिप्रेजेंट करना होता है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। तो ये है इसमें आज, और आज के लिए इतना ही। ऐसा यूनिट्स हमारा कवर हो चुका है। कल मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा मेजरमेंट के, कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जब आपके पास आएगी तो आपको ये सब चीज़ें कराई जाएंगी। फिलहाल के लिए थैंक यू।